हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह है बक्सर विद्रोह। बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ और किस लिए हुआ तथा इसके क्या परिणाम हुए, इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बक्सर विद्रोह चीन में हुआ और 1899 सी में चीन में होने वाला विद्रोह था ये। और यह विद्रोह चीन में जो औपनिवेशिक ताकतें थी, जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, जो विदेशी शक्तियां थी, उनके विरुद्ध चीन के लोगों द्वारा किया जाने वाला विद्रोह था। तो बक्सर विद्रोह साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध था, जो चीन में यूरोपीय देश व्यापार कर रहे थे। उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहा, तो उन सबको, विदेशियों को बाहर चीन से निकालना था। इस उद्देश्य को लेकर के बक्सर विद्रोह किया गया। यह एक प्रकार से प्रतिकारात्मक आंदोलन था। जो विदेशी शक्तियां थी उनका प्रतिकार करना था, उनको चीन से बाहर का रास्ता दिखाना था। इसके लिए विद्रोह हुआ। अब जरा इस विद्रोह को समझने से पहले थोड़ा चीन के बारे में समझ लें और चीन की पृष्ठभूमि को समझ लें, जिससे चीज़ों को कनेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाए। चीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैप को देखेंगे, चीन पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है, जहाँ की विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। और चीन का जो ऐतिहासिक कालक्रम है वो बड़ा गौरवशाली रहा है। चीन की सभ्यता से जो लगभग BC 4000 वर्ष से पूर्व थी, उस समय से प्रारंभ होती है और चीन में कई शासक वंशों ने शासन किया। सांग वंश, मिंग वंश, मंचू वंश, छिन वंश, कई ऐसे शासक वंशों ने शासन किया और इन शासक वंशों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन मिंग वंश के समय में और मंचू वंश के समय में, जो लास्ट के शासक वंश थे, 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच का जो इस कालखंड है, इसमें दो वंशों ने शासन किया। एक है मिंग वंश, जो कि 368 से लेकर के 1644 सी। मंचू वंश, जिसका समय है 1644 से लेकर के 1911 सी। इन वंशों का शासन था। तो जिस कालखंड की हम बात करने चल रहे हैं वो इन्हीं दोनों शासक वंशों के समय का है। औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन मिंग वंश के समय में हुआ। चीन के लोग अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ मानते थे, इसलिए वो किसी अन्य देश के साथ संबंध रखना नहीं चाहते थे। चीन की जो विदेशी नीति थी, अगर कहा जाए तो एकांतिक नीति थी, मतलब सबको सबसे दूर रहना, सबसे अलग रहने की नीति थी, एकांतिक नीति थी। चीन विदेश नीति के मामले में ऐसी नीति को फॉलो करता था। मिंग वंश के लोग नहीं चाहते थे कि किसी विदेशी शक्तियों के साथ उनका व्यापारिक संबंध हो, क्योंकि उनको भय भी था कि विदेशी शक्तियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं साम्राज्य में हस्तक्षेप होगा और चीज़ें बिगड़ेंगी, परेशानियाँ पैदा होंगी। इसलिए वो दूसरों को बाहर ही रखना चाहते थे। लेकिन मिंग वंश के समय में, आखिरी समय का जो शासनकाल है, उस समय पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश हो गया। पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, जर्मन आए। तो इस प्रकार से मिंग वंश के समय में जो विदेशी ताकतों का व्यापार के उद्देश्य से जो आगमन हुआ, वो धीरे धीरे औपनिवेशिक विस्तार में परिवर्तित होता चला गया। और चीन पर व्यापार करने वाली जो ताकतें थी, प्रारंभिक ताकतें, उसमें पुर्तगाली, ब्रिटिश और फ्रेंच, ये लोग थे। बाद में और लोग भी आने से चालू हो गए।
तो जो ये औपनिवेशिक ताकतें आई, इन्होंने मंचू वंश के समय में और अपना शासन विस्तार किया। परिणाम ये हुआ कि जो चीन अपने आप को कन्फाइन करके अलग रखना चाहता था, वो धीरे धीरे इन औपनिवेशिक ताकतों के गिरफ्त में आता चला गया। और आपने पहले भी पढ़ रखा है, मेरा वीडियो इसके ऊपर है, अफीम युद्ध। चीन के साथ जब अंग्रेज़ों ने व्यापार करना चालू किया और उन्होंने धीरे धीरे चीन के साथ होने वाले व्यापार को इस तरह से रेगुलेट किया जिससे कि उनको बिना पैसा दिए ही व्यापारिक सुविधाएं मिल जाएं। भारत से वो एक ट्रायंगल ट्रेड उन्होंने डेवलप किया। भारत से अफीम लाते थे, चीन में बेचते थे, चीन में उसी पैसे से सामान खरीद करके उसको इंग्लैंड ले जाते थे। तो इस प्रकार का जो ट्रेड किया, जिसकी वजह से चीन को 2 अफीम युद्धों का सामना करना पड़ा। पहला अफीम युद्ध याद होगा आपको, प्रथम अफीम युद्ध, ये हुआ था 1839 से लेकर के 42 CE के बीच। इसको अफीम युद्ध इसीलिए कहा गया था क्योंकि अफीम के मुद्दे को लेकर के हुआ था। जो अंग्रेजी जहाज थे जो अफीम की पेटियां ला रहे थे, उन अफीम की पेटियां ला रहे जहाज़ों को जब पकड़ा गया तो ऐसी लगभग 20,000 पेटियां पकड़ी गई। और इस मुद्दे को लेकर के अंततः ब्रिटेन ने चीन के साथ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई, चीन पराजित हो गया। और पराजित चीन को उन शर्तों के ऊपर संधि करनी पड़ी जो ब्रिटेन ने रखी थी, जिसमें कैंटन सहित 5 बंदरगाहों पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया था। एक जो पूरा द्वीप समूह है हांगकांग, उस पूरे हांगकांग पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में चीन ने ब्रिटेन को 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देना स्वीकार किया। यही नहीं, ब्रिटेन ने एक क्लाज उसमें और भी रखा था कि जो अंग्रेज कर्मचारी अगर चीन में अपराध करते हैं तो उनके ऊपर जो मुकदमे का ट्रायल होगा वो अंग्रेजी कोर्ट में होगा और अंग्रेजी नियमों के द्वारा होगा। तो इस प्रकार की ऐसी जो शर्तें थी वो सारी चीन को माननी पड़ी। तो प्रथम अफीम युद्ध में चीन की पराजय ने चीन को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी और एक प्रकार से चीन को आर्थिक क्षति तथा साथ साथ जो उसकी सत्ता की शक्ति थी वो भी सीमित हो गई। अब वो चाह करके भी ब्रिटेन के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रख सकता था। आगे चल करके दूसरी शक्तियों ने भी उसका फायदा उठाया। दूसरी आने वाली शक्ति जो चीन में व्यापार करने की थी ब्रिटेन के बाद, वो अमेरिका थी। अमेरिका, फ्रांस, बाद में जर्मनी आई। तो अमेरिका और फ्रांस भी ऐसा ही कुछ चाहते थे। अमेरिका चीन से वो सारी सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो गया जो कि नानकिंग की संधि के माध्यम से इंग्लैंड को प्राप्त थी। 1844 जुलाई 1844 में अमेरिका और चीन के बीच एक संधि हुई जिसको कहते हैं बांघिया की संधि। बांघिया की संधि। और इस संधि से जो कि अमेरिका और चीन के बीच हुई, इस संधि से अमेरिका को वो सुविधाएं मिल गई जो नानकिंग की संधि के माध्यम से ब्रिटेन को प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार अमेरिका का भी हित पूरा हो गया। अब फ्रांस भी मौके की तलाश में था कि कब उसको अवसर मिले। फ्रांस का एक रोमन कैथोलिक पादरी था जिसका नाम था ऑगस्टस चैपडेलन। उसके ऊपर चीन में धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया और उसको फांसी दे दी गई। तो जब फ्रांसीसी पादरी ऑगस्टे चैपडेलन को फांसी दे दी गई तो इस मुद्दे को लेकर के फ्रांस ने चीन के साथ युद्ध छेड़ दिया और फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ आ गए। फ्रांस और ब्रिटेन के साथ आने से दूसरा अफीम युद्ध चालू हो गया। तो उसको कहते हैं दूसरा अफीम युद्ध।
दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेकर के 1858 के बीच हुआ था। यह युद्ध 1856 से लेकर के 58 सी के बीच हुआ। यद्यप ध्यान रहे यह युद्ध अफीम के मुद्दे को लेकर के नहीं हुआ, लेकिन जैसे पहले अफीम युद्ध हुआ था औपनिवेशिक ताकतों और चीन के विरुद्ध, इसी प्रकार दूसरा अफीम युद्ध भी फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ, चीन एक साथ, एक तरफ। तो चीन वर्सेस ब्रिटेन और फ्रांस ये युद्ध था। और फ्रांस का भी मोटिव ये था कि जैसी सुविधाएं ब्रिटेन को प्राप्त हैं वो सारी सुविधाएं हमको भी प्राप्त हो जाएं। तो ये दूसरा अफीम युद्ध हुआ। इस अफीम युद्ध में भी चीन की पराजय हो गई और इस युद्ध के बाद चीन को पहले तो 5 बंदरगाह चीन ने दे रखा था, अब उसको 11 बंदरगाह देने पड़े। चीन को 11 बंदरगाह यूरोपीय देशों के लिए खोलने पड़े व्यापार के लिए। और यही नहीं, इसमें यह भी शर्त रखी गई कि चीन के साथ जो व्यापार करने वाली ताकतें हैं यूरोपीय शक्तियां, वो केवल 5% जो एक्साइज ड्यूटी है, तटकर है, वो देंगी और चीन अपनी मर्जी से उस तटकर में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। बिना दोनों देशों की सहमति से उसमें भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। जो राजधानी पीकिंग थी, वहाँ यूरोपीय देशों के राजदूतों को रखने की अनुमति चीन को देनी पड़ी। और यही नहीं, उन राजदूतों की सुरक्षा के लिए विदेशी सेनाएं भी रहेंगी, उसमें एक क्लाज ये भी था। दूसरे अफीम युद्ध के बाद चीन को यह भी मंजूर करना पड़ा कि कोई भी यूरोपीय देश का जो यात्री है, जिसके के पास पासपोर्ट है, वो पूरे चीन में यात्रा कर सकता है। किसी प्रकार की कोई उस पर प्रतिबंध नहीं होगा। और जो रोमन कैथोलिक या जो ईसाई पादरी हैं, वो अगर चीन में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, चीन में कहीं आते जाते हैं, तो उनके जीवन की सुरक्षा चीन इंश्योर करेगा। तो एक प्रकार से रोमन कैथोलिक पादरी जा करके अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। हर यूरोपीय व्यक्ति को चीन में जाने की छूट मिल गई। कोई भी पासपोर्ट धारक हो तो जा सकता था। चूंकि चीन इस युद्ध में भी पराजित हुआ था, इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए चीन के ऊपर हर्जाना फिर लगा दिया। तो चीन को युद्ध की क्षतिपूर्ति की राशि भी देनी थी। और सबसे बड़ी बात जो हुई थी, अफीम व्यापार को रेगुलराइज कर दिया गया। इसलिए भी इसको दूसरा अफीम युद्ध कहते हैं, क्योंकि अफीम एक मुद्दा इसमें रखा गया। जो अफीम का व्यापार हो रहा था, अफीम के व्यापार पर यह निर्णय लिया गया कि अगर व्यापारी अफीम लाते हैं तो उनको एक निश्चित टैक्स दे करके अफीम का व्यापार करने की छूट है। तो आप ये समझिए कि अफीम के ट्रेड को रेगुलराइज कर दिया गया टैक्स लगा करके। अब उनको डरने की बात नहीं थी। अब यूरोपीय व्यापारी आराम से अफीम का व्यापार टैक्स अदा करके चीन में कर सकते थे। तो ये जो बातें थी दूसरे अफीम युद्ध के बाद, उसने चीन की रही सही जो प्रभुता थी वो भी खत्म कर दी। जो ईसाई पादरी थे, उन लोगों का धर्मांतरण करवा रहे थे, चीन के नागरिकों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनके जो पारंपरिक रीति रिवाज, जो प्रचलित धार्मिक मान्यताएं थी, उनका खंडन कर रहे थे। भोले भाले लोगों का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा था। चीन का जिस तरह से आर्थिक शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ने लगा। चीन के लोगों में एक ये परंपरा बरसों से चली आ रही थी कि वो लोग राष्ट्र को एक परिवार मानते हैं। उनका कहना है कि राष्ट्र एक परिवार है, उसको वो चाइनीज भाषा में कोशिया कहते हैं। राष्ट्र एक परिवार की भांति, और सम्राट का बहुत सम्मान होता था। सम्राट
वाली शासन व्यवस्था वहाँ चलती थी। लेकिन अगर सम्राट भी राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध जाता था तो उसको हटाने में वो देर नहीं करते थे, और यही कारण था कई शासक वंशों ने चीन पर शासन किया। तो जब विदेशी शक्तियाँ चीन के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही थी तो जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो राष्ट्रीय विचारधारा के लोग थे, जो देशभक्त लोग थे, उनके अंदर ऐसी विचारधारा, ऐसे विचार उद्वेलित होने लगे, ऐसे विचार उनके अंदर आने लगे कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, विदेशियों को चीन से बाहर किया जाए। क्योंकि जब राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है तो बहुत सी ऐसी जो शक्तियां हैं वो अपने आप इकट्ठी हो जाती है। तो चीन में वही हुआ। बक्सर विद्रोह जो एक प्रकार से प्रतिकारात्मक संघर्ष का रूप था, ऐसी शक्तियां सब संगठित हो गई और उन्होंने यूरोपीय देशों को चीन से बाहर निकालने के लिए एक संगठित प्रयास किया। और वो संगठित प्रयास 1899 में बक्सर विद्रोह, या जिसको मुष्टि विद्रोह, उनका निशान था मुट्ठी बांध करके, ऐसा मुष्टि बांध करके जो पावर को शो करता है, तो सब शक्तियां इकट्ठी हो गई थी, इसको मुष्टि विद्रोह भी कहा गया। तो बक्सर जो विद्रोह के समर्थक थे, इनका संगठन एक संयुक्त दल के रूप में शांतुंग प्रांत में 1899 में हुआ। के आखिरी समय में शांतुंग प्रांत में बक्सर विद्रोह के विचारधारा के लोगों का जो संगठन था वो हुआ। तो इस प्रकार से जो साम्राज्यवादी ताकतें थी उनके विरुद्ध बक्सर विद्रोह जो 1899 में शांतुंग प्रांत से प्रारंभ हुआ, वह 1900 तक उसने अपना पूरा रूप दिखाना चालू कर दिया, और उसको समर्थन भी मांचू वंश की जो शासिका थी, जो साम्राज्ञी थी, तजुसी, इनको मिल रहा था। तजुसी ये साम्राज्ञी थी, वहाँ की रानी थी, उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था। 1900 में जो बक्सर विद्रोही थे वो लोग राजधानी पेकिंग की ओर बढ़े और उन्होंने रेल मार्गों को नष्ट कर दिया, चर्चों को जला दिया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आक्रोश था। बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियाँ धर्मांतरण करवा रही थी, तो चर्चों को जला दिया गया। यातायात व्यवस्था को नष्ट करने के लिए रेल मार्ग को उखाड़ दिया गया। विदेशियों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई, जो विदेशी मिला उनको मारा काटा गया। आगजनी की घटनाएं हुई। पूरे देश में इस प्रकार का एक गृहयुद्ध जैसा वातावरण हो गया, जिसमें बक्सर विद्रोहियों ने विदेशियों को चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर वो चीन को खाली कर दें। जो दूतावास थे, जो विदेशी दूतावास थे, उनके ऊपर हमला किया गया। याद करिए, विदेशी दूतावासों की रक्षा करने के लिए विदेशी सेनाओं को रखा गया था चीन में। उन विदेशी सेनाओं को भगा दिया गया। दूतावासों के ऊपर बार बार प्रहार किए गए। जापानी राजदूत की हत्या कर दी गई। इसी प्रकार जर्मन राजदूत कातेलर, उसकी भी हत्या कर दी गई। 2 राजदूतों की हत्या हुई, जापान के राजदूत की और जर्मनी के राजदूत थे कातेलर, इनकी हत्या हो गई। तो पूरे देश में एक अफरा तफरी का वातावरण हो गया। सारे विदेशियों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया। जो औपनिवेशिक ताकतें थी उनके अंदर भय व्याप्त हो गया कि किसी तरह अपने जीवन की रक्षा की जाए। तो सारी औपनिवेशिक ताकतें एक हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इन सब ने मिलकर के बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए संयुक्त प्रयास किया और बक्सर विद्रोहियों के ऊपर इन्होंने आक्रमण करना चालू कर दिया। जो पीकिंग शहर, जिसके ऊपर लगभग बक्सर विद्रोहियों ने अपना अधिकार कर लिया था, अब पीकिंग शहर केंद्र हो गया। इन सारी औपनिवेशिक ताकतें एक तरफ और बक्सर विद्रोही एक तरफ। औपनिवेशिक ताकतों की जो संयुक्त सेनाएं थी, इन सेनाओं ने जो बक्सर विद्रोही थे इनके ऊपर जोरदार आक्रमण किया और उसमें बहुत से चीनी सैनिक
मारे गए। चूंकि बक्सर विद्रोहियों के साथ तुजुसी जो साम्राज्ञी थी उनका भी समर्थन प्राप्त था, तो चीनी सेना भी उनके साथ लड़ रही थी। बहुत से सैनिकों को कत्लेआम किया गया। चीनी सैनिक बहुत बड़ी मात्रा में मारे गए। साम्राज्ञी को स्वयं जेहोल में जाकर के शरण लेनी पड़ी। जेहोल जाकर के साम्राज्ञी को शरण लेनी पड़ी। और जो संयुक्त सेना थी साम्राज्यवादी ताकतों की, इन लोगों ने टिनटिसिन को आज़ाद करा लिया और वहाँ पर अपना आधार बना करके इन्होंने पीकिंग पर आक्रमण किया और पीकिंग से बक्सर विद्रोहियों को खात्मा कर दिया। तो टिनटिसिन और पीकिंग दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन हो गए। बक्सर विद्रोह हुआ तो, लेकिन उसको दबा दिया गया। अंततः 7 सितंबर 1901 ऑन 7 सितंबर 1901 सी 7 सितंबर 1901 को बक्सर प्रोटोकॉल के ऊपर चीन को हस्ताक्षर करने पड़े। जो बक्सर विद्रोह हुआ था उसको समाप्त किया गया। बक्सर प्रोटोकॉल में जो संधि की शर्तें थी, उन संधि की शर्तों पर चीन की सरकार को हस्ताक्षर करने पड़े, जो कि इस प्रकार थी। क्योंकि बक्सर विद्रोह तो दब गया, अब जीते कौन? जो संयुक्त शक्तियां थी। उन संयुक्त शक्तियों ने इस प्रकार की व्यवस्था की जिससे कि चीन एक प्रकार से फिर से विघटन के कगार पर पहुंच गया। वो शर्तें इस प्रकार से रखी गई जिससे कि चीन की शक्ति और उस क्षेत्र के लोग, शांतुंग प्रांत के लोग, पीकिंग के क्षेत्र के लोग जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था, वो लंबे समय तक प्रभावित हो। तो संधि की शर्तें क्या थी, जरा देखिए। सबसे पहली जो संधि की शर्त ये रखी गई कि चूंकि जापान के राजदूत की हत्या हुई थी, जर्मनी के राजदूत की हत्या हुई थी, तो कहा गया कि चीन की सरकार इस पर माफ़ी मांगे, क्योंकि राजदूतों की हत्या हुई थी, राजनयिक थे, तो राजनयिकों की हत्या के ऊपर चीनी सरकार माफ़ी मांगे। बक्सर विद्रोहियों को कठोरतम दंड दिया गया। पीकिंग में दूतावास पुनः स्थापित किए गए और दूतावासों के लिए विदेशी बड़ी स्थायी सेना रखी गई। पहले थोड़ी सी सेना होती थी, लेकिन अब स्थायी सेना पीकिंग में रख दी गई। हर देश की स्थायी सेना पीकिंग में रहेगी, जो अपने अपने देश के दूतावासों की सुरक्षा करेगी। शांतुंग प्रांत और पीकिंग के आसपास के क्षेत्रों में जहां विद्रोह हुआ था, वहां के निवासियों के लिए एक विशेष क्लाज बनाया गया कि इस क्षेत्र के लोग चूंकि विद्रोही हैं, इसलिए वो आने वाले 5 वर्षों तक किसी भी प्रकार की शासकीय प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। और यही नहीं, उनको जो प्रांतीय प्रशासनिक पद थे, उन नौकरियों में भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मतलब एक प्रकार से उनको विद्रोही करार दे दिया गया। वो प्रांत स्तर की नौकरियों में या जो केंद्र स्तर की नौकरियां थी, उनमें भाग नहीं ले सकते थे। जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी 5 वर्ष के लिए, उनको उसमें से बहिष्कृत कर दिया गया और प्रांतीय सर्विसेज में भी उनको न रखने के लिए कहा गया। चीन के ऊपर 45 करोड़ तायल का जुर्माना लगाया गया कि चूंकि ये युद्ध चीन के द्वारा हुआ, तो 45 करोड़ तायल ये जुर्माना की राशि चीन के ऊपर रखी गई। तो चीन को क्षतिपूर्ति भी देनी थी, उन नागरिकों को प्रभावित होना पड़ा। यही नहीं, चीन भविष्य में फिर से सर ना उठा सके, इसलिए चीन 2 साल तक किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का विकास अपने देश में नहीं कर सकता और न बाहर से मंगा सकता है। तो अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगा दी गई। ना अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, ना वो बाहर से मंगा सकते हैं। तो अस्त्र शस्त्रों के मंगाने, अस्त्र शस्त्रों के विकास करने,
दोनों पर प्रतिबंध लगा करके चीन को एक प्रकार से पंगु कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो ये बक्सर प्रोटोकॉल की शर्तें थी, इन्होंने मांचू वंश को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो कठपुतली शासक रह गए। उनका जो पतन का मार्ग था वो और प्रशस्त हो गया, जिस पर चल करके आगे 1911 में जब चीन में डॉक्टर sun यat-sen के नेतृत्व में क्रांति हुई तो मांचू वंश का समापन हो गया। तो मांचू वंश के समापन की जो शुरुआत थी, जिससे स्पष्ट हो गया था कि मांचू वंश अब अधिक समय तक नहीं रहने वाला है, उसकी शुरुआत बक्सर विद्रोह से हो गई। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।